शाहीन का पाक कनेक्शन आया सामने। मसूद अजहर के भतीजे की बीवी से निकला कनेक्शन। जमात उल मुमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी शाहीन। पांचवें दिन भी जांच एजेंसियों की जम्मू कश्मीर में छापेमारी। अब तक 7 डॉक्टरों से हुई पूछताछ। उमर के 2 भाई, 6 डॉक्टर और 4 अन्य गिरफ्तार। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले पटना में पोस्टर वार। नीतीश को बताया गया टाइगर। आरजेडी बोली असली टाइगर तेजस्वी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाई गई प्रदर्शनी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति बोको के साथ बैठक की है, जिसमें दोनों देशों के बीच विभिन्न विकास क्षेत्रों में सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापार, निवेश और अन्य सामरिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुलाकात समझी जा रही है। तो देखिए, व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के प्रयास। और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति की ये खास बैठक बताई जा रही है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच किस तरीके से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, व्यापार कैसे सुदृढ़ हो, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। ये यात्रा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये भारत की ओर से बोत्सवाना की पहली राष्ट्रपतीय यात्रा है। ये अवसर और भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वर्ष 2026 में हम दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आज मेरी बोत्सवाना के राष्ट्रपति बोको से बहुत स्वागत चर्चा हुआ। हमने ये तय किया है कि हमारा देश व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी जैसा क्षेत्र में और अधिक सहयोग करेंगे। भारत और बोत्सवाना डायमंड सेक्टर में भी घनिष्ठ साझेदार है और हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रोज एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम वाली इको स्पोर्ट्स कार की जांच में खुलासा हुआ है कि इससे विस्फोटक की ढुलाई की गई थी। कार की फॉरेंसिक जांच में इसके सुराग मिले हैं। वहीं आज पुलिस ने फरीदाबाद से इस मॉड्यूल से जुड़ी तीसरी ब्रेजा कार को बरामद कर लिया है। ये बरामदगी अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर से हुई है। ये कार लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के नाम पर बताई जा रही है। हरियाणा एसटीएफ और एनआईए की टीम ने कार कब्जे में ली। इस मामले में पुलिस को चौथी स्विफ्ट डिजायर कार की तलाश है। वहीं आतंकी हमले में मृतकों की संख्या अब 13 हो गई है। तो वहीं शाहीन का पाक कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि मसूद अजहर के भतीजे की बीवी से शाहीन का कनेक्शन है और शाहीन जमात उल मुमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी। तो वहीं ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। यूपी, पंजाब, जम्मू में लगातार छापेमारी जारी है। तो मामले में अब तक 60 डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। तो देखिए, सीरियल ब्लास्ट, आतंकियों का ये टेरर प्लान और डॉक्टर्स की क्योंकि हिस्ट्री खुली है और ब्लास्ट की मिस्ट्री क्या है, अब ये सवाल भी है इसी के साथ। तो क्या है शाहीन का पाक कनेक्शन, क्योंकि देखिए मसूद अजहर के भतीजे की बीवी से कनेक्शन बताया जा रहा है, जो कि अब और ज़्यादा ये पुख्ता कर रहा है कि शाहीन के जो इरादे थे वो नापाक थे और क्या वो साजिश रच रही थी। और इसी को लेकर देखिए उससे पूछताछ हो रही है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। कौन सी नई बात है ना, इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई?
नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है, और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है, और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। और इन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी नीट सुपर स्पेशलिटी की, उसमें SGPGI संस्थान को ऑप्ट किया था, और फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो मुझे क्लियर नहीं है हम लोगों के लिए, इन्होंने SGPGI छोड़ के फिर दूसरे काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में हमारा संस्थान हृदय रोग संस्थान कानपुर जो है वो अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था। अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए अब शाहीन के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि मसूद अजहर के भतीजे के बीवी से उसका कनेक्शन है, तो ये ब्लास्ट की जो साजिश है वो कितनी ज्यादा संगीन है, परत दर परत खुलती हुई अब नजर आ रही है। बिल्कुल उन्नति, देखिए जिस तरीके से शाहीन का जो मसूद अजहर के जो भतीजे जो हैं उसकी पत्नी के साथ में जिस तरीके से रिलेशन जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले i20 कार, उसके बाद इको स्पोर्ट कार, अब जो है वो ब्रेजा को लेकर के लगातार NIA की टीम जो है वो छानबीन कर रही थी। तो कहीं ना कहीं NIA टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो है उसको जब्त किया गया है। हालांकि शाहीन के नाम से ही ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड थी। गाड़ी का जो नंबर है वो HR 87U99988 करके है, और जो ये गाड़ी जो ये खरीदी जो गई थी 25 सितंबर 2025 को। तो ऐसे में जो इसकी जो लगातार, क्योंकि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, इसका इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये रजिस्टर्ड भी किया गया था, लगातार इस चीज को लेकर के कड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो भी जितना भी सरगना जो था, जो भी जहां से मेन जो पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो वहीं से साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि सारे तार जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में NIA टीम जो है वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में कब्जा जमा करके रखी हुई है, और तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। दस्तावेजें जो मिली है, जो डायरी जो मिली है, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये पता चलेगा धीरे धीरे करके कि किस तरीके से ये पूरी टीम तैयार की गई थी। क्योंकि जो सईद जो है वो महिला विंग भी तैयार करने की कोशिश कर रही थी। लगातार 2 साल से आप समझ सकते हैं कि 2 साल पहले से ही एक्सप्लोजन जो है वो कहीं ना कहीं वो इकट्ठा कर रही थी, और जितनी भी मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां जो है उसको ब्रेन वॉश करके इस चीज में वो इंटर करने की कोशिश कर रही थी। तो जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ, और कहीं ना कहीं हो सकता था कि फरीदाबाद में भी हो सकता था, साथ ही साथ क्योंकि इसकी जम्मू कश्मीर से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बताए जा रहे हैं, और हरियाणा में जिस तरीके से हुआ है, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है इसका मेन केंद्र है। और फरीदाबाद की जो वहाँ पे जो गाड़ी जो मिली है इको स्पोर्ट, जो फार्म हाउस से जो मिली है, तो फार्म हाउस को भी कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। दिन पर कुछ ही समय में हो सकता है कि और भी NIA को जो है वो और भी इसकी दस्तावेजें जो है वो साफ तौर पर नजर आएगी, और जो इसकी कड़ियां जो है और भी सुरक्षित भी नजर आएगी। बिल्कुल। और देखिए जम्मू कश्मीर के अगर जिक्र हो अभिषेक, तो वहां पर करीब 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई है, क्योंकि कनेक्शन वहां से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वहां से जानकारी मिल रही है? बिल्कुल उन्नति, देखिए जम्मू कश्मीर में जो है वो 250 से ज्यादा जो एरियाज जो हैं, जो मेन एरियाज जो है वहाँ पे छानबीन चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे छानबीन पूछताछ भी की जा रही है कि इसकी कड़ियां किस तरीके से है, कहाँ से बातचीत हो रही थी, और जो जेल में जो बंद है, जो आतंकी अभी जो बंद है, उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ करने की कोशिश करेगी NIA की टीम। कि हो सकता है कि टेलीफोनिक के जरिए, टेलीफोन के मोबाइल के जरिए ये
कनेक्टिविटी बनी होगी और इनको ऑर्डर्स दिए जा रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि जिस तरीके से ISIS की जो ISIS का सरगना जो है और जैश ए मोहम्मद का जिस तरीके से दोनों के संयुक्ति से जो ये कार्य किया गया है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो जम्मू कश्मीर भी जो है अलर्ट मोड पे है और आने वाले वक्त में दिल्ली में भी लगातार इस चीज को लेकर के NIA की टीम जो है वो अलग अलग एरियाज में जांच कर रही है और जल्द से जल्द इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगी NIA की टीम। उन्नति, बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अब इसमें खुलासा होता है, आगे ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली विस्फोट मामले में लखनऊ के लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने खुलासा किया है कि आरोपी डॉक्टर शाहीन उनकी पूर्व छात्रा रह चुकी है। उन्होंने बताया कि शाहीन ने 1988 से 1995 तक कॉलेज में पढ़ाई की थी। तो देखिए बड़ा खुलासा सामने आया है कि वो छात्र थी, शाहीन यानी कि उनकी छात्र थी, और इस गर्ल्स इंटर कॉलेज में किस तरीके से उसने 1988 से 1995 तक पढ़ाई की, उसका ये रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। और यानी कि बात जो कही जा रही है वो एकदम सही है कि शाहीन ने यहीं से पढ़ाई की और उसका पूरा डेटा एंट्री और उसका रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने 6 में 88 में एडमिशन लिया और क्लास 12th में 95 में फर्स्ट डिवीज़न पास होकर यहाँ से चली गई। डॉक्यूमेंट्स के तो बता रहा है कि पढ़ाई में मेरिटोरियस बच्चा था, से वो 10th में भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुई है और 12th में भी वो बच्ची पास हुई है फर्स्ट डिवीज़न। लेकिन ये जो भी ये काम हुआ है डॉक्टर शाहीन ने किया, वो हमारे बच्चे जो देश का भविष्य हैं उनके लिए अच्छा संदेश नहीं गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी ईडी जांच से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर मोहम्मद रजी का बयान सामने आया है। मोहम्मद रजी ने कहा है कि अल फलाह की फंडिंग सिर्फ फीस से होती है, हमें बाहर से फंडिंग रिसीव नहीं होती। जांच एजेंसी जो भी कहेंगी हम उससे पूरा सहयोग करेंगे। अल फलाह की फंडिंग टोटल अल फलाह की यूनिवर्सिटी की फीस है। अल फलाह को कोई भी किसी तरीके की फंडिंग बाहर से रिसीव नहीं होती है। हमने आज तक कभी इस तरीके की कोई फंडिंग रिसीव नहीं की है। जो जांच एजेंसी जो भी चीज कहेंगी हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। यार रुकने से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। फरीदाबाद पुलिस ने बताया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज में खड़ी एक संदिग्ध ब्रेजा कार की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। कार की जांच को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस टीम सक्रिय है और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तो फरीदाबाद पुलिस ने कार्रवाई की पुष्टि की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज में संदिग्ध ब्रेजा कार बरामद हुई है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। तो देखिए वो कार भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी बरामदगी अब हो गई है। और क्योंकि शाहीन के नाम पर ये कार थी तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज में संदिग्ध ब्रेजा कार थी जो कि शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी और इसी की अब जांच की जा रही है। दिल्ली विस्फोट मामले में सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के घर से पुलिस को श्रीनगर से दिल्ली का हवाई टिकट मिला है जो जांच में अहम सुराग साबित हो सकता है और आरोपी की यात्रा व योजनाओं की दिशा भी इससे पता लग सकती है। और वही टिकट हम इस वक्त आपको दिखा रहे, फ्लाइट टिकट है और ये टिकट किया गया था। दिल्ली विस्फोट मामले में ये एक अहम सुराग माना जा सकता है क्योंकि घर से ये एयर टिकट बरामद हुआ है जो कि श्रीनगर से दिल्ली का टिकट बताया जा रहा है। और देखिए क्योंकि ये आधा आप देखेंगे फटा हुआ भी है इसलिए जो इसकी आधी जानकारी है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। श्रीनगर से दिल्ली की यात्रा कर रहा था ये शख्स जिसका ये टिकट हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बोर्डिंग पास उसका है ये जहाँ घर से एयर टिकट मिला है और ये बताया जा रहा है कि ये अहम सुराग साबित हो सकता है दिल्ली विस्फोट मामले में और इसीलिए लगातार इसकी जांच तेज कर दी गई है कि आखिर ये टिकट किसका था, यात्रा किस तरीके से की जा रही थी, क्यों की जा रही थी, ये बड़े सवाल अब इससे जुड़े हुए। तो देखिए टिकट बरामद हुआ है श्रीनगर से दिल्ली का ये बोर्डिंग पास और ये अहम सुराग साबित हो सकता है दिल्ली ब्लास्ट मामले में। और अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली विस्फोट मामले में पुलिस ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया है जहां जीएसएमसी के उप निदेशक के अनुसार डॉक्टर फारूक पहले अल फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। हिरासत में लिए जाने के बाद उनसे पूछताछ जारी है। तो दिल्ली विस्फोट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया है। तो हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तारी हुई है। तो डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया है। हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली विस्फोट मामले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया है। फारूक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट मामले में क्या कुछ जानकारी उनके पास थी और पूरी तरीके से इस साजिश के पीछे क्या जो प्लानिंग थी उसके क्या कुछ अंश उनको पता है, इसके बारे में जानकारी डॉक्टर फारूक से ली जाएगी। तो हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से ये गिरफ्तारी हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरीके से, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ जानकारियां जुटाई जाएंगी, क्या शक क्या संदेह? जी देखिए, इसमें एक डॉक्टर का नाम फारूक जो कि जीएस मेडिकल स्टोर में जीएस मेडिकल हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग का डायरेक्टर था, तो उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितने और आतंकवादी पकड़े जाते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि इससे संबंधित आतंकी पूरे भारत के कोने कोने पर फैले हुए हैं और डॉक्टर के रूप में ये हैवानियत का रूप ले चुके हैं। जैसा कि दिल्ली की एसटीएफ टीम ने रात छापा मारा था और इसमें डॉक्टर फारूक की गिरफ्तारी की गई थी, तो आगे भी ऐसी और कई गिरफ्तारी होने का दावा किया गया है। बिल्कुल। और क्या जम्मू किस कश्मीर का तरीके रहने से वाला था, पूछताछ ये की जा आतंकवादी रही है? जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और इसकी कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इसकी गिरफ्तारी की थी। लगभग के जीएस हॉस्पिटल का ये मामला है। ठीक है मयंक, ये बताइए जरा कि आखिर डॉक्टर फारूक पर क्या कुछ संदेह
जताया जा रहा है और क्या लीड अभी तक मिल पाई है? जी देखिए, इसमें मामला ये है कि डॉक्टर फारूक जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई थी। और हालांकि जैसे कि जेएस हॉस्पिटल का रहने वाला था और कहीं ना कहीं इसके तार उस दिल्ली आतंकी जो कार विस्फोट था उससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस की टीम साथ ले गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मयंक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में यूपी एटीएस की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देर शाम एटीएस टीम ने अशोकनगर से मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि टीम सफेद रंग की गाड़ी से मौके पर पहुंची थी। लंबी पूछताछ और जांच के बाद एटीएस अधिकारियों ने आरिफ को अपने साथ मुख्यालय ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरिफ की भी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है और पूरी तरीके से, क्योंकि जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और ऐसे में जिन जिन लोगों की संलिप्तता है या कहीं से कनेक्शन भी सामने आ रहा है उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ताकि क्योंकि अहम सुराग इस पूरे मामले में जुटाने हैं और इसी के लिए आरिफ की भी गिरफ्तारी हुई है। या रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बेटियों से लेकर घर की महिलाएं जब बाहर नौकरी करने जाती हैं तो घर वाले चिंतित रहते हैं। जब तक वो सुरक्षित वापस नहीं लौट आती हैं तब तक परिवार के लोग बेचैन रहते हैं। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने केवल एक फैसले से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं और 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को चिंता मुक्त कर दिया है। अब यूपी में कामकाजी बेटियां हो या परिवार चलाने के लिए काम करने वाली महिलाएं, सबको घर से लेकर दफ्तर तक योगी सरकार ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया है। योगी सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब नाइट शिफ्ट में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने के लिए यूपी की महिलाओं की सहमति लेना अनिवार्य है। यानी महिलाएं जब अपनी सहमति देंगी तभी उनसे नाइट शिफ्ट में काम कराया जा सकेगा। इसके अलावा कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं, साथ ही सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्य की गई है। इस फैसले से महिलाओं और बेटियों में वर्कप्लेस पर सुरक्षा का भाव प्रभावी होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है महिलाओं के लिए, ये बड़ा सुरक्षा कवच कि अगर वो नाइट शिफ्ट करती हैं तो उनकी परमिशन लेनी होगी। यानी कि अगर वो अपनी इच्छा जताती हैं कि हाँ वो नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं, तभी वो नाइट शिफ्ट उनसे कराई जाएगी। और ये शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए है। और देखिए, नारी शक्ति को अब इसके माध्यम से बड़ा कवच मिल जाएगा और इसके लिए योगी सरकार ने बाकायदा परिवहन विभाग के साथ भी समन्वय अपनाया है, क्योंकि ये भी सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि आखिर अगर महिलाएं काम करती हैं देर रात तक तो फिर वो घर सुरक्षित पहुंच जाएं। और इसके लिए जरूरी ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको आसानी से मिल जाए। और इसीलिए देखिए, परिवहन विभाग के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, योगी सरकार ने वाकई ये सराहनीय कदम उठाया है और नारियों को ये बड़ा कवच दिया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है कि वर्क प्लेस पर अगर वो है, नाइट शिफ्ट वो करती हैं तो उनकी इजाजत लेनी होगी और साथ ही साथ वो घर सुरक्षित पहुंचे। ये सरकार अब बीड़ा उठाएगी। जी बिल्कुल उन्नति, जिस तरह से योगी सरकार का ये फैसला जो सामने आया है, इसके 2 एंगल हैं। और आपको हम बता दें कि आवाज़ बहुत इको कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से योगी सरकार का ये फैसला है, इस फैसले के आने के बाद से इस खबर के दोनों एंगल सामने आते हैं। और पहला एंगल तो ये है कि किसी भी महिला कर्मचारी को ज़बरदस्ती किसी भी शिफ्ट में काम नहीं करवाया जा सकेगा। और इसके अलावा जो महिलाएं अपने अतिरिक्त आय के लिए काम करना चाहती थी, जिनको जो है नाइट शिफ्ट वो सोचती थी कि काश उनको नाइट शिफ्ट में नौकरी करने का मौका मिले तो वो कर पाएँ। ऐसे में अब योगी सरकार का ये जो नया नियम आया है, जो एक तरह से लड़कियों के लिए जो एक सुरक्षा कवच के साथ में आया है, क्योंकि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और लड़कियों की सुरक्षा ये पहली प्राथमिकता है। बहन बेटियों की सुरक्षा योगी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। और उन्हीं में से एक अब इस तरीके से जो ये फैसला दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2025 जो कि 12 नवंबर को लागू किया गया, इसका गजट अधिसूचना जो है जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से इस जो गजट है, इसको पिछले ही महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है इसको जो है मंजूरी मिली थी और उसके बाद इस गजट को अब लागू कर दिया गया है। इस गजट के तहत जो शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक अगर कोई भी महिलाएं अगर काम करने के इच्छुक है, उनके पास फ्री टाइम है, तो वो अपनी सहमति पत्र दे करके जो है वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी संस्थान में जहां पर जो है महिलाओं को रखा जा रहा है वहां पर जो है वो काम कर सकती हैं और इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी। और दूसरी चीज यह है कि सरकार खुद उनकी सेफ्टी की गारंटी भी ले रही है। बिल्कुल। और देखिए विवेक, महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि अमूमन जो हम लोग मामले देखते हैं वो रात को घटित होते हैं और ऐसे में योगी सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि परिवहन विभाग के साथ भी समन्वय बने, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहे, गार्ड्स हो प्रॉपर, ताकि जो महिलाएं हैं वो जब अपने वर्क प्लेस से निकले तो सुरक्षित घर तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पहले बताया कि योगी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में जो है कानून और सुरक्षा व्यवस्था को जो है बहाल करना है। और 2017 के बाद से जब से योगी सरकार आई है तब से प्रदेश में जो है बहुत सारी स्थिति जो है परिस्थिति जो है वो परिवर्तित देखने को मिली है। आज भी हम उसी नोएडा में खड़े हैं जिस नोएडा में 2017 के पहले तक लोग अक्सर जो है बहन बेटियाँ या जो कामगार लोग होते थे वो शाम को यहाँ से शाम को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद निकलने में सोचते थे। लेकिन अब ये वो नोएडा नहीं रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश
में, और तमाम जितने भी शहर हैं वो पुराने वाले शहर नहीं रह गए हैं जिसमें रात में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, लोगों को रात में घरों से बाहर निकलने पर डर लगा करता था। अब यहाँ पर अगर आप इस फैसले को देखें जो बेटियों के लिए, नारियों के लिए जो आया है, ये वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि नाइट शिफ्ट की आज़ादी, जिन महिलाओं को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता था, वो महिलाएं जो है अब फिर से जो है अपनी सहमति दे करके, बिना सहमति के कोई भी कंपनी उनसे काम नहीं करवा सकती, कोई भी संस्था उनसे काम नहीं करवा सकती। अगर वो सहमत है नाइट शिफ्ट करने में, अगर वो कंफर्टेबल फील करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को जो है रखा जाएगा, उनको नौकरी भी मिलेगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या है इसमें कि अगर वो ओवर टाइम करती हैं तो उन्हें दोगुना वेतन मिलेगा। जैसे किसी महिला का 500 रुपये अगर मिल रहा है प्रति घंटे अगर काम करने के लिए ओवर टाइम के तौर पर, तो उनको सीधे सीधे 1000 रुपये जो है भुगतान किया जाएगा ओवर टाइम के रूप में। बिल्कुल। और देखिए अब योगी सरकार क्योंकि ये दावा लगातार करती रही है कि महिलाओं के लिए वो कई बड़े फैसले लेती है, अब उनमें से एक ये फैसला भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, इससे पहले भी आप देख लीजिए, रक्षाबंधन हो या नारी शक्ति ई रिक्शा योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के हक में जो है प्रदेश सरकार ने लागू की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लागू की है, जिससे महिलाओं को स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाया जा सके। मौजूदा वक्त में प्रदेश में जो स्थिति है, पुरुष जो कामगार लोग हैं उनमें जो है 25% तक जो है महिलाओं की भागीदारी कम है, और इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकल कर आएँ और अपनी सहभागिता, अपने श्रम के बदौलत एक तो खुद को स्वावलंबन की ओर आगे लेकर के जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हों और समाज में अपनी भागीदारी भी जो है मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पेश कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे। बरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी कभी यह नहीं बताएगी कि देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है और 2014 के बाद भारत का क्षेत्रफल कितना बदला है। वहीं बिहार के चुनाव पर कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी न्यू इंडिया न्यू विजन के साथ आगे बढ़ रही है और बरेली के लिए जल्द मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी, और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं शहर में आज। एक जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं, लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। लखनऊ नगर निगम जोन 4 में कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगा है। जहां नगर निगम ने दीवारीगंज में अतिक्रमण बताते हुए एक घर के सामने के गमले और दरवाजे तोड़ दिए। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि निगम ने उनकी खुद की जमीन को नगर निगम की संपत्ति बताकर कार्रवाई की है। पीड़ित ने इस मामले को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मेरा घर तिवारीगंज उत्तर दवना में है। मेरा घर एकदम जहाँ से रास्ता एंड होता है वहाँ है। जो हमारे घर के सामने रास्ता की ज़मीन है वो प्लाट की ही ज़मीन थी। उस ज़मीन का मैंने प्लाट मालिक को 80,000 दे के लिया था रास्ता के लिए, अपने रास्ता के लिए। उसी में फैक्ट्री की दीवार की तरफ मैं फूल लगाने के लिए छोटी सी बाउंड्री बनवाया था, मतलब फूल लगाने के लिए उसमें। और उसमें हमारे सामने वाले कुछ ऑब्जेक्शन किए और हमारा कोर्ट में मामला भी चल रहा है और कोर्ट से नगर निगम को नोटिस भी गई, और उसके बाद भी बिना सूचना के नगर निगम ने आकर के उसको तोड़फोड़ कर दिया। फतेहपुर में एसीएफ ने कार्रवाई करते हुए खनन विभाग के जिला खनन अधिकारी और एआरटीओ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया है कि गिरफ्तार आरोपी गाड़ियों की बिना जांच किए
जाने देते थे और इसके लिए रिश्वत लेते थे। एसीएफ ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू की है। उन्नाव शहर के मोती नगर स्थित एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में खाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। विवाद में पूर्व विधायक के बेटे ने जब रेस्टोरेंट संचालक से खाने में बदबू आने की शिकायत की तो खाना बदलने के बजाय रेस्टोरेंट संचालक मारपीट करने लगा। मारपीट में घायल तीनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। फिरोजाबाद में नगर निगम की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। झाड़ू और डंडे जैसी बुनियादी सामग्री न मिलने से सफाई कर्मियों का काम ठप हो गया है। वार्डों में कूड़ा जमा हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में सफाई कर्मी इन दिनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें झाड़ू और डंडे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आवश्यक उपकरण न मिलने से वे सफाई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वार्डों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इस समस्या को लेकर शहर के पार्षद मुनेंद्र सिंह यादव, सुभाष चंद्र यादव और मनोज शंखवार समेत कई पार्षद बुधवार को अपर नगर आयुक्त से मिले। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और सभी सफाई कर्मियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। ऐसा है, हम साइकनारा से इसलिए मिले हैं कि जो शहर में झाड़ू, पंजी, सफाई से संबंधित जो सामग्री है उनकी व्यवस्था समय से नहीं हो पा रही है। दीपावली से पहले जो झाड़ू मिली थी वार्डों में, उसके बाद आज तक कोई झाड़ू, डंडे, पंजी सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। उससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मैंने जेडएचओ साहब को फ़ोन किया था। जेडएचओ महोदय से मैंने कहा था कि झाड़ू की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया। उसके बाद मैंने माननीय नगराध्यक्ष महोदया जी को फ़ोन भी किया, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है तो आप सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज हम लोग सहायक नायक साहब से मिले हैं, क्योंकि नायक मैडम नहीं थी तो सहायक एसएन साहब से हम लोग मिले हैं। हमने ये वाली बात नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में भी रखी थी कि जो मुख्य कार्य है नगर निगम का सफाई व्यवस्था, उस सफाई व्यवस्था कराने के लिए जैसे हम लोग जंग पर जाते हैं, अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम जंग में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से जब हम सफाई करने जाएंगे, सफाई का साधन हमारे पास में नहीं होगा, झाड़ू, पंजी और ये सामान हमारे पास में नहीं होगा, गाड़ी हमारे पास में नहीं होगी, तो हम सफाई कैसे करेंगे। सदर के पाल चौराहे स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर एक अवैध मेडिकल स्टोर का भंडाफोड़ किया है। जांच के दौरान संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके बाद निरीक्षक ने दवाइयां जब्त कर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। तो देखिए, अवैध रूप से संचालित था ये मेडिकल स्टोर, जहां जब छापेमारी होती है और लाइसेंस की मांग की जाती है तो ये स्टोर अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाता है, यानी कि अवैध रूप से ये संचालित है और ऐसे में दवाइयां जब्त कर ली गई हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई अभी चल रही है। इन सारी औषधियों को फॉर्म 16 पर नोट करके उसकी पूरी कीमत का पूरा अनुमान लगाया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो दवाइयां हैं ये लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए की हो सकती हैं। बहुत सारे दिनों से ऐसा संज्ञान में आ रहा था कि कुछ अस्पतालों द्वारा दवाइयां उनके यहाँ भंडारित की जा रही हैं, लेकिन कोई लाइसेंस नहीं है, मेडिकल स्टोर से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साइबेरिया से आए शीतकालीन प्रवासी पक्षियों ने प्राचीन घाटों की सुंदरता बढ़ा दी है। हल्की सर्दी के बीच हजारों किलोमीटर का सफर कर पहुंचे ये पक्षी गंगा के ऊपर उड़ते नजर आते हैं। 7 समंदर से पहुंचे ये पक्षी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। हल्की सर्दी के साथ वाराणसी के घाट और भी मनोहारी हो गए हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुँचे साइबेरियाई पक्षियों ने प्राचीन घाटों को और मनोरम बना दिया है। काशी आने वाले पर्यटक और फोटोग्राफर इसका लुत्फ उठा रहे हैं।
ये प्रवासी पक्षी हर सुबह गंगा के ऊपर उड़ते हैं, जिन्हें पर्यटक नावों से दाना खिलाते देखे जा सकते हैं। प्रगति की सुंदरता भी है और एक बनारस की पहचान है। और यहाँ में हम पहली बार आए हैं, इतना हमें थोड़ा सा अनुभव नहीं है इस चीज़ का जो आपको बता सकें, लेकिन यह सुंदरता अच्छी है, काफ़ी है। पंछी यहाँ पंछियों को अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ देखने को, बहुत अच्छा। ये पक्षी कितना आकर्षित कर रहे हैं आप लोग को? बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पक्षी है उन लोगों को। आपके पास भी आ रहे हैं, दाना भी खा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, पास में दाना ही खिलाने जा रहे हैं। ये दृश्य देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इन पक्षियों का आना यहाँ के नाविकों के लिए समृद्धि भी लाता है। देखिए हमारे काशी के मेहमान हैं, जो इनका नाम है साइबेरियन बर्ड्स है, जो देश विदेश से उड़ के हमारे काशी में 4 महीने के लिए यहाँ पे आती हैं। तो नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने हमारे काशी में रहती है। और इनके आ जाने की वजह से काशी का जो स्वभाव बढ़ जाता है। और जितने भी जो हमारे सैलानी हैं, इनके साथ भरपूर अपना फ़ोटो, सेल्फी, इनको चिड़िया का दाना खिलाते हैं। जो यात्री नाव पर घूमने नहीं भी आते हैं, तो इनको देखकर यात्री नाव करते हैं और नाव पे बैठते हैं। हम लोग की इनके आ जाने की वजह से हम लोग की रोजी रोटी भी बढ़ जाती है। साइबेरियाई पक्षी शीतकालीन प्रवास के दौरान आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल तक भारत आते हैं। वे नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा नजर आते हैं और फिर मौसम गर्म होने पर मध्य एशिया लौट जाते हैं। रुक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब खबर बहराइच से है, जहां कोतवाली मोरतेहा थाना क्षेत्र कतरनिया घाट के ककराहा रेंज के धर्मपुर बेझा में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जहां खेत की रखवाली कर रहे एक ग्रामीण पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं प्रशासन और वन विभाग ने जल्द ही राहत और सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जंगली जानवरों का आतंक क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला किया गया है। हमले में ग्रामीण में से मौत भी हुई है, जिसके चलते दहशत में ग्रामीण हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जालौन जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा के तहत एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने कोच कोतवाली क्षेत्र में बारूद भंडारण गोदामों पर औचक छापेमारी की। टीम ने स्टॉक, दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की। अचानक हुई कार्रवाई से भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। तो जांच से भंडारणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जालौन में अलर्ट है। तो कोच क्षेत्र में बारूद गोदामों पर छापेमारी, एसडीएम सीओ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। श्रावस्ती में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए दिनेश मिश्रा के परिवार से मुलाकात की और गहरी संवेदना जताई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है और हर संभव मदद दी जाएगी। इस दौरान मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मृतक को श्रद्धांजलि दी है। तो मृतक दिनेश मिश्रा को श्रद्धांजलि दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ित परिवार से मंत्री ने मुलाकात की है। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुलाकात की है आवास पर पहुंचकर। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम सभी लोग, पूरी सरकार, पूरे देशवासी इसकी निंदा करते हैं। और इसको घटना को जो हुई है, इस घटना को आतंकवादी घटना भी करार दिया गया है। माननीय मोदी जी ने इसको आतंकवादी घटना करार दिया और आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय देश में भी इस घटना की निंदा की गई है और इसको आतंकवादी घटना करार किया गया है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोग भी इस घटना में दोषी हैं, जिन्होंने रचना रची है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह लोगों ने घनी धुंध के बीच दिन की शुरुआत की और वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। मंगलवार को इस सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई थी और गुरुवार को AQI 428 तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2024 के बाद से सबसे अधिक है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह लोगों की आंखें घने धुंध के बीच खुली। वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। शहर में मंगलवार को इस सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। AQI 428 पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2024 के बाद से सबसे ज्यादा रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए वायु गुणवत्ता बुलेटिन में AQI 404 दर्ज किया गया। गंभीर श्रेणी प्रदूषण के उस स्तर को दर्शाती है जो स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है और पहले से बीमार लोगों पर गंभीर रूप से असर डाल सकता है। बढ़ते प्रदूषण और गिरते तापमान के बीच स्कूल जा रहे बच्चों की सेहत को लेकर माता पिता ने चिंता जताई। बच्चे को मास्क लगाया 10 मिनट का रास्ता घर से, तब भी बिना मास्क के बच्चा आ नहीं सकता। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और धूल मिट्टी के साथ पोल्यूशन पूरा मिल गया है। अभी मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। मौसम तो बदल रहा है, ठंड के लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने, बाहर कम वक्त बिताने और अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए कई और उपाय करने की सलाह दी है। तो ये AQI जो 400 के पार पहुंचा है, पिछले कई वर्षों से इस मौसम में हमेशा बढ़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुद को इसके लिए तैयार करना है। मास्क लगा कर निकलें,
या घर पर ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और अपना एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप फ्रूट्स लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें अच्छे से, और योगासन करें, प्राणायाम करें। दिल्ली एनसीआर के 37 निगरानी केंद्रों में से 27 ने AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में बताया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आयोजित ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला इस बार ऑनलाइन बाजार के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रभावित हुआ है। जहां पारंपरिक व्यापार पर ऑनलाइन बिक्री का दबाव बढ़ने से स्थानीय किसान और कारीगर अपने उत्पाद बेचने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने उत्पाद बेच नहीं पा रहे हैं और इसलिए उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ढोल और तुरही बज रही हैं। दुकानदारों ने अपने स्टॉलों पर हाथ से बनी टोपियां और पारंपरिक परिधान सजाए हैं। कभी हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोक संस्कृति की पहचान रहा रामपुर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला अब आधुनिक ई-कॉमर्स बाजार की चुनौती से जूझ रहा है। किन्नौरी सामान खरीदने के लिए यहाँ आने वालों की भीड़ अब काफी कम हो गई है। पर दिन प्रतिदिन जो मेले का जो स्तर है, क्राउड है, जो लोगों का रश है, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। मेले में ऐसा हो रहा है कि पहले तो लोग पूरा साल का यहाँ आते थे, अपना खरीदते थे, पूरा मतलब आसपास के इलाके के सब लोग, चाहे वो शहर के रहने वालों, मतलब दिल्ली, अम्बाला, चंडीगढ़ से भी यहाँ आके किन्नौरी आइटम वगैरह सब खरीदते थे। परंतु अभी कुछ सालों से, पिछले मतलब 7-8 सालों से देखें, दिन प्रतिदिन ये कम होते जा रहे हैं, लोग अब कम आ रहे हैं। और ऊपर से ये है कि आज की डेट में जो ये ई-कॉमर्स है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस की वजह से आज की डेट में लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। जो दिल्ली बैठा है, चंडीगढ़ बैठा है, अम्बाला, हरियाणा से जो लोग आते थे, वो अब क्या करें कि ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं। पहले तो अच्छी लगती थी लोई, अपने सारे लोकल ले जाते थे। अब ऑनलाइन पड़ गया, बहुत मतलब रुकावट हो गया, बहुत कम हो गया। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का असर इस पारंपरिक मेले पर साफ तौर से महसूस किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी, जब तिब्बत की सीमा से लगा ये इलाका एक व्यस्त व्यापार मार्ग के रूप में काम करता था। हम सामान जब भी बनाते हैं, हमारे नजदीकी एरिया में हमारा सारा कुछ बिकता है, लेकिन जो दूर दराज के एरिया से हम सरकार से उम्मीद चाहते हैं कि जो हमारा जो ऑनलाइन का सिस्टम है, अमेज़न जो भी है, उनके साथ जो लिंक करे, ताकि हमारा उनके साथ व्यापार हो सके, दूर दराज तक पहुंचे हमारा सामान। सरकार से हम ये डिमांड करते हैं, जैसे हमारी ग्रुपें हैं, ग्रुप को ये वो दे सहयोग करें, ताकि हमारा ऑनलाइन काम भी चले। हमारे से वो करे कि भाई ऑनलाइन करो, तो हम कर लेंगे ये। दशकों से लवी मेला किसानों, कारीगरों और व्यापारियों के लिए सूखे मेवे, पारंपरिक हस्तशिल्प और किन्नौरी कपड़े बेचने वाला सालाना बाजार है। लोगों को मेले का रंग अब फीका पड़ता दिख रहा है। उनका मानना है कि अगर यही हाल रहा तो ये मेला सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।